हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के हमारे सेशन को, आज के डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 8 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में यहां से हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आखिरी तक बने रहिएगा। क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर आप इसकी पीडीएफ ले लीजिए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आप वहां पर जाकर लगाइएगा। हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखें, एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार कहां आयोजित की जाएगी? तो हमारी तीनों सेनाओं के मध्य में एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया जाएगा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वोत्तर भारत का हमारा राज्य, यहां पर 11 से लेकर 15 नवंबर तक जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारी बाउंड्री चाइना के साथ हम शेयर करते हैं, वह उसके पास अरुणाचल प्रदेश में एक पर्टिकुलर प्लेस पर जिसका नाम है मैचुका, यहां पर आयोजित किया जाएगा ट्रिलेटरल या फिर ट्राइलेटरल हमारी एक्सरसाइज को। जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, हमारी नेवी हो, सभी यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली है। ओके, तो इंडिया के तीनों फोर्स यहां पर हिस्सा लेंगे और इंडिया की यह इस महीने की दूसरी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें तीनों सेनाएं हमारी पार्टिसिपेट कर रही है। क्योंकि मैंने आपको कुछ सेशंस पहले बताया था कि हमारी जो राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री है, जो कि हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, वहां पर एक्सरसाइज त्रिशूल का भी आयोजन किया जा रहा है हमारी तीनों आर्म्ड फोर्स के द्वारा। तो एक्सरसाइज त्रिशूल इंडिया और जो पाकिस्तान की बॉर्डर एरिया है राजस्थान में और गुजरात में, वहां पर आयोजित की जा रही है। और अब जो आयोजित की जा रही है यह है एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार। इसका आयोजन कहां पर? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। मतलब पूर्वी एरिया, ईस्ट एरिया इंडिया का, और वेस्टर्न एरिया जहां से हमको सबसे ज्यादा थ्रेट है। पूर्वी एरिया में हमको बांग्लादेश भी थ्रेट देता रहता है, हमको चाइना से भी काफी ज्यादा खतरा है, और पश्चिम में आते हैं तो पाकिस्तान तो है ही। तो इसीलिए दोनों सिरे पर हमने तीनों सेनाओं की जो जॉइंट एक्सरसाइज है उसका आयोजन किया है। वैसे आपको पता है इंडिया ने 2023 में सबसे पहले भाला प्रहार का आयोजन किया था तीनों सेनाओं के मध्य में। फिर 2024 में पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज का आयोजन किया, और अब जो आयोजित की गई है पूर्वी प्रचंड प्रहार, इसी का ही एक कंटिन्यू हम समझ सकते हैं, क्योंकि 2 साल आयोजित की गई है, तो अब तीसरे साल पूर्वी प्रचंड प्रहार के रूप में एक्सरसाइज का आयोजन भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। ठीक है ना? हमारे एआई तकनीक का यूज किया जाएगा, ड्रोन्स का प्रशिक्षण किया जाएगा, टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, ताकि तीनों सेनाएं ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए तैयार की जा सके। तो क्लियर हो जाता है। अभी जो रिसेंटली कुछ एक्सरसाइज आयोजित की गई है, अगर हम उसकी बात करें तो एक्सरसाइज मिलान ये सुर्खियों में थी। इंडिया और 50 से ज्यादा देशों के बीच में इसका आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कोस्टल एरिया में। फिर समुद्र शक्ति की बात करें तो ये इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में आयोजित की गई थी विशाखापट्टनम में। एक्सरसाइज कोकण इंडिया और यूके की नेवी के बीच में, भारत का जो वेस्टर्न घाट एरिया है यहां पर एक्सरसाइज कोकण का आयोजन किया गया था इंडिया और यूके की नेवी के बीच में। एक इंदिरा 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज से इसका आयोजन भारत और रशिया के बीच में राजस्थान के महाजन ट्रेनिंग ग्राउंड में किया गया। ऑस्ट्रा हिंद, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, दोनों देशों की आर्मी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। 2025 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। फिर इन रॉकन की हमने बात की थी, भारत और साउथ कोरिया के बीच में बुसान, जो कि साउथ कोरिया का एक प्लेस है, यहां पर इसका आयोजन किया गया। ये पहली बार आयोजित हुई है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, इन रॉकन। ठीक है। तो ये अदर एक्सरसाइज है इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में, इनको याद रखिएगा। ये अभी हुई है तो 2025 से यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे आते हैं, हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? देखिए, फिलैंथ्रोपी की बात करते हैं तो ये परोपकारी सूची है। ओके, हुरून इंडिया नाम की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यूके बेस्ड एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी की तरह काम करती है, रिसर्च का काम करती है, इन्वेस्टमेंट वगैरह पे। तो ये हुरून एक ग्लोबल कंपनी है और इसी का जो इंडियन वर्जन है वो हुरून इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया से गवर्न होता है। तो हुरून इंडिया
फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में सबसे शीर्ष पर परोपकारियों की सूची में रखे गए हैं शिव नादार। ठीक है, शिव नादार कंपनी के संस्थापक है शिव नादार। तो ये और इनकी फैमिली को पहले नंबर पर रखा गया है परोपकारियों की सूची में इंडिया में। आपको पता है ये भारत के सबसे बड़े परोपकारी हैं। पिछले 4 बार से ये लिस्ट आ रही है, 4 साल से, और शिव नादार का ही नाम सबसे ऊपर है परोपकारियों की सूची में। शिव नादार एंड फैमिली, इन्होंने 2708 करोड़ रुपए एक साल में पिछले फाइनेंशियल ईयर में डोनेट किए। फिर आता है मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली सेकंड नंबर पर, फिर बजाज फैमिली आती है, और फिर कुमार मंगलम बिरला, बिरला ग्रुप इनकी कंपनी है। तो ये और इनकी फैमिली चौथे नंबर पर आती है। तो सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन हुरून इंडिया की लिस्ट के अकॉर्डिंग? तो ये शिव नादार एंड फैमिली है, 4 बार से कंटिन्यू। ओके, हुरून के बारे में आपको बता चुका हूं। रिसर्च मीडिया और इन्वेस्टमेंट ग्रुप है यूके का, लंदन में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, और जो इसकी इंडियन जो ब्रांच है हुरून इंडिया, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। तो हुरून इंडिया जारी करता है परोपकारियों की लिस्ट। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आर्म रेसलिंग की बात करें, पंजा लड़ाना जिसको हम बोलते हैं, तो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग 2025 जो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन करेगा 2026 में इसका आयोजन करेगा इंडिया। तो इंडिया में ये 2026 में आयोजित की जाने वाली है। इंडिया को रिसेंटली इसकी मेजबानी सौंपी गई है, और इसकी घोषणा की है पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। भारत में आर्म रेसलिंग को गवर्न करने वाली, इन खेलों को आयोजित करवाने वाली ये इंडियन बॉडी, इंडियन संस्था है। ठीक है, तो इसने अनाउंस किया है, और जब ये कंपटीशन होगा नेक्स्ट ईयर, तो 75 अलग अलग कंट्रीज से, 75 देशों से, 1500 से 2000 एथलीट्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। आयोजन एक तो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग को जो गवर्न करती है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन, ये, और पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में गवर्न करती है, ये दोनों मिलकर आयोजन करवाएंगे। और नेक्स्ट ईयर जो आयोजन इंडिया में होगा, ये 47th एडिशन है। आपको पता है इसके पहले भी हम 3 बार मेजबानी कर चुके हैं, तो ये चौथी बार हमको मेजबानी दी गई है 2026 में। इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बार ये जो रेसलिंग कंपटीशन है आर्म रेसलिंग 1977 में शुरू किया गया था। हर साल ये आयोजित किया जाता है। इस बार ये 47th एडिशन है इंडिया में, और इंडिया चौथी बार होस्ट करेगा। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं, आर्म रेसलिंग के लिए इंडिया में जो गवर्निंग बॉडी है पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एक फिल्म अभिनेत्री है प्रीति झिंगियानी, मूवीज में देखा होगा आपने, मोहब्बतें एक मूवी है, इसमें देखा होगा। ये प्रेसिडेंट है, फिल्म अभिनेत्री प्रेसिडेंट है इस इंडियन जो संस्था है, गवर्निंग बॉडी है इसकी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। EMRF 2025 के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए ही आप स्टडी मटेरियल को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बायलिंगुअल आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है यहां पर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस, जो आपको नॉर्मली सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए। EMRS 2025। ठीक है, तो इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और हर्डल आता है आपको, क्वेरी है आपकी, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़े। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। NHPC की स्थापना कब की गई थी? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसने 50वां स्थापना दिवस मनाया है 2025 में। इस एक नवरत्न कंपनी है जो कि 1975 में स्थापित हुई थी। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी भारत में, और नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इस सेक्टर में काम करने वाली एक महारत्न कंपनी है। एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंडियन गवर्नमेंट का उपक्रम है। भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, विंड एनर्जी, इन सभी को डेवलप करना, इनके क्षेत्र में काम करना, यह नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का काम है। स्थापना 7 नवंबर 1975 में की जा चुकी है।
50 साल पूरे हो गए हैं इसके, तो 50वां फाउंडेशन डे मनाया गया 7 नवंबर को। 7 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा के फरीदाबाद में हेडक्वार्टर और चेयरमैन है श्री भूपेंद्र गुप्ता। ओके, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। आगे चलें। वंगाला फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? वांगला या वंगाला फेस्टिवल मनाया जाता है गारो ट्राइब्स के द्वारा। पूर्वोत्तर भारत में हम जाते हैं ना, तो हमें गारो जनजाति या ट्राइब्स का निवास देखने को मिलता है। भारत के पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में ये स्थानीय रूप से निवास करती है, जैसे मेघालय, नागालैंड, असम। तो यहां पर जो गारो ट्राइब्स है वो एक फेस्टिवल मनाती है जो कि सितंबर से दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। आपको पता है हर जगह पर जो अलग अलग गारो कम्युनिटी के लोग हैं, जो ट्राइब्स के लोग हैं, वो अलग अलग समय पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। अभी भारत में इसे कुछ जगह पर 6 से 8 नवंबर को भी सेलिब्रेट किया गया। वैसे ये सितंबर से दिसंबर तक कभी भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना, नई फसल की कामना के लिए इसे अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। और इस बार ये जो फेस्टिवल है इसका 49वां एडिशन आयोजित किया गया 2025 में। ठीक है, वंगाला फेस्टिवल भारत के मेघालय, नागालैंड और असम की गारो ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। एक सन गॉड, जो सूर्य देवता है, उनको धन्यवाद देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अपने हिसाब से अलग अलग गांव या स्थानीय लोग जो इस ट्राइब्स के अलग अलग जगह पर रहते हैं, गारो कम्युनिटी के, वो अलग अलग समय में अपने डेट को अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर 2-3 दिन तक मनाया जाता है इसे नॉर्मली। तो किया क्या जाता है कि घर में जो पहला दिन होता है ना इस त्योहार का, उससे रागुला के नाम से पुकारा जाता है। तो रागुला नाम की पूजा भी की जाती है और सूर्य देवता को नॉर्मली ये पूजते हैं। दूसरे दिन फिर कई सारे ड्रम्स बजाकर सेलिब्रेट किया जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं ना, पारंपरिक ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाती है, डांस किया जाता है। आपको पता है दूसरे दिन जो ड्रम्स लगाकर जो सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इसीलिए जो फेस्टिवल है ना, इसे नॉर्मली 100 ड्रम्स फेस्टिवल के रूप में भी पुकारा जाता है। ये एक नाम हमको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है कि 100 ड्रम्स फेस्टिवल के रूप में किस फेस्टिवल को जाना जाता है, तो यह है वांगला फेस्टिवल। गारो ट्राइब्स मनाती है पूर्वोत्तर भारत में। एक और ट्राइब से, जो खासी ट्राइब, जो कि पूर्वोत्तर में मेघालय में निवास करती है, ये शाद नोंगक्रीम फेस्टिवल को आयोजन करती है। नोंगकरम फेस्टिवल या शाद नोंगकरम फेस्टिवल, इसका आयोजन करती है मेघालय में खासी ट्राइब। और ये खासी ट्राइब में 5 दिन तक चलता है। वैसे ये इतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ठीक है, इसको भी याद रखें क्योंकि मेघालय में मनाया जा रहा है और ट्राइब्स के द्वारा मनाया जा रहा है। तो ट्राइब कौन सी है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासी ट्राइब। आगे चलें। चर्चित कातकरी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, किस राज्य से संबंधित है? कातकरी ट्राइब्स की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा निवास करती है भारत में महाराष्ट्र राज्य में। कातकरी ट्राइब अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया है मुंबई में, क्योंकि महाराष्ट्र की जनजाति है। तो महाराष्ट्र में अभी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, काफी संख्या में ट्राइब्स के लोग इकट्ठे हुए थे और अपने नॉर्मली ह्यूमन राइट के लिए, अपने जनजाति के राइट्स के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि राज्य सरकार को इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो कातकरी ट्राइब अभी सुर्खियों में थी, आंसर ले लिया हमने महाराष्ट्र, कातकरी ट्राइब। देखिए हुआ प्रॉब्लम यह है कि इस ट्राइब में एक तो सबसे पिछड़ी जनजाति है, महाराष्ट्र की सबसे पिछड़ी जनजातियों में गिनी जाती है। इसके अलावा इस ट्राइब में बंधुआ मजदूरी इन लोगों के साथ बहुत देखने को मिलती है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, क्योंकि पिछड़े ज्यादा हैं तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा है, एजुकेशन ना होने से ये काफी परेशान है और मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पा रही। इसीलिए कातकरी ट्राइब ने मुंबई में प्रोटेस्ट किया है, काफी बड़ा। ट्राइब के लोगों के पास जो उनका स्थानीय निवास है वो भी छिनता जा रहा है और फॉरेस्ट राइट भी खत्म होते जा रहे हैं फॉरेस्ट कानून के कारण, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही हमें जंगल में इनका निवास देखने को मिला है, कातकरी ट्राइब का। तो अब ये चाह रहे हैं कि इनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए क्योंकि काफी प्रॉब्लम में। ओके, जब ये ट्राइब मनरेगा में काम करती है ना, तो इनका कहना है कि इनको मनरेगा में सैलरी भी नहीं दी जाती है, साथ ही साथ शोषण तो हो ही रहा है ट्राइब का।
इसीलिए बहुत बड़े स्तर पर कातकरी ट्राइब ने प्रोटेस्ट किया था। महाराष्ट्र की सबसे पिछड़ी जनजाति में से एक है, एंशिएंट ट्राइब है, काफी इतिहास पुराना देखने को मिलता है। ब्रिटिश काल में इनके खिलाफ एक कानून पारित किया गया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसके तहत इनको क्रिमिनल भी घोषित किया जा चुका, क्योंकि उस वक्त ये अंग्रेजों के खिलाफ ये ट्राइब खड़ी हो गई थी, तो इनको उस वक्त क्रिमिनल घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का भी इनको श्रेय दिया जाता है क्रांतिकारियों के रूप में। ओके, तो क्रांतिकारी ही हैं। तो कातकरी ट्राइब महाराष्ट्र में देखने को मिलती है और कातकरी लैंग्वेज बोलती है, एक स्थानीय लैंग्वेज है, इनके स्थानीय लोगों में, जनजाति में काफी प्रचलित है। ठीक है, एक पीवीटीजीज इन्हें घोषित किया गया, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में इनको रखा गया है। इनकी उपजातियां भी देखने को मिलती है, जैसे मांडिया, गोंड, कोलाम, ये उपजातियां है इस जनजाति की। वैसे तो भारत के काफी राज्यों में है ना, जैसे गुजरात और राजस्थान में भी है, कर्नाटका में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा ये देखने को मिलती है महाराष्ट्र राज्य में। और इनका जो प्रोटेस्ट देखने को मिला हमको, वो भी महाराष्ट्र में ही देखने को मिला है। कातकरी ट्राइब स्पेशली महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा निवास करती है। आगे चलिए, चर्चित पैरा आर्चर शीतल देवी किस खेल से संबंधित है? ओके, यहां पर मेंशन ही किया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बन गया है। ठीक है, आंसर ले लेते हैं हम यहीं पर। तो शीतल देवी की बात करते हैं, तो ये किस खेल से संबंधित है? आर्चरी से संबंधित है। ठीक है, सही कर लेना, क्वेश्चन में से हमको पैरा आर्चर हटा लेना चाहिए था, पर ठीक है, आर्चरी से संबंधित है। शीतल देवी बहुत ही फेमस, आपको पता है पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की इंडियन खिलाड़ी। अभी सुर्खियों में क्यों है? इस साल एशिया आर्चरी कप स्टेज 3 का आयोजन किया जाएगा। एशिया आर्चरी कप स्टेज 3, इसमें क्या होता है, नॉर्मल आर्चर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मतलब नॉन पैरा, जो मतलब किसी भी तरीके से दिव्यांग नहीं है, ऐसे आर्चर जो तीरंदाज है वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन शीतल देवी ने पहली बार यहां पर सिलेक्ट हो गई है एशिया आर्चरी कप स्टेज 3 के लिए। जूनियर आर्चरी टीम में इनको सिलेक्ट कर लिया गया है, और इस तरीके से अब शीतल देवी भारत की पहली पैरा आर्चर बनेगी जो कि नॉन पैरा खेल की टीम में चुनी गई है, मतलब जो दिव्यांग नहीं है उनकी टीम में चुनी गई है। नॉर्मल जो खिलाड़ी होते हैं उनकी टीम में इनको सिलेक्ट किया गया। ठीक है, तो इस कंपटीशन में नॉन पैरा खिलाड़ियों के साथ अब ये कॉम्पीट करेगी, कंपटीशन करेगी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि जब अभी सिलेक्टर्स के लिए जो सिलेक्शन ट्रायल चल रहे थे, तो उसमें 60 से ज्यादा नॉन पैरा प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया शीतल देवी ने, जबकि ये पैरा आर्चर। ओके, तो ऐसा करने वाली भारत की पहली पैरा आर्चर बनी है, और ये स्टेज 3 में विमेंस कंपाउंड इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी। अब शीतल देवी को हमने काफी बार पढ़ा भी है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से आती है। आर्चरी एशिया कप स्टेज 3 में पार्टिसिपेट करेगी। ये जो कंपटीशन है ये नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आयोजित किया जाएगा, 10 से 15 दिसंबर तक, और होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के जेद्दा में आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड आर्चरी एशिया, जो कि एशिया में आर्चरी खेलों को गवर्न करती है, ये इसका आयोजन करेगी। ठीक है, शीतल देवी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से आती है, कंपाउंड आर्चरी की पैरा खिलाड़ी, भारत की सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट है। पेरिस ओलंपिक में, जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था लास्ट ईयर 2024 में, उसमें मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, अर्जुन अवार्ड इनको 2023 में दिया जा चुका है, और काफी अदर अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं, काफी गेम्स जीते हैं। तो शीतल देवी कहां से है? जम्मू कश्मीर से। ओके, एसएस इनोवेशंस द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेलेसर्जरी सिस्टम का क्या नाम है? देखिए, पोर्टेबल रोबोटिक टेलेसर्जरी सिस्टम ये है क्या? पहले तो अच्छा, इसका नाम क्या ये समझ लो। एसएस इनोवेशन ने इसे लॉन्च किया है, भारत में मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है एसएस इनोवेशन नाम की कंपनी। और ये जो विश्व का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेलेसर्जरी सिस्टम बनाया गया ना इसके द्वारा, इसको नाम दिया गया है मंत्रासन। आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यह है मंत्रासन। देखिए होता क्या है, पहले तो हम ये समझे कि रोबोटिक टेलेसर्जरी होती क्या है।
तो क्या होता है कि देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मान लो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है, हार्ट सर्जरी या फिर कोई भी, और उसके एक्सपर्ट दुनिया में अलग अलग जगह पर है। अब इंडिया में मान लो कोई ऑपरेशन है किसी का और उसका एक्सपर्ट चाहिए, और वो मान लो कि ऑपरेशन है दिल्ली में या नोएडा में, और वो बैठा है अमेरिका में जो सर्जन है। अब वो इंडिया आएंगे, फ्लाइट लेंगे और वहां से यहाँ पर आके सर्जरी करेंगे, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर रोबोटिक टेले सर्जरी सिस्टम का यूज किया जाता है। एक रोबोट यहां पर लगा हुआ है जहां पर ऑपरेशन थिएटर है, और एक है उनके पास, वो वहां बैठे बैठे, ठीक है, टेक्नोलॉजीज का यूज करके वहीं से यहां के हार्ट जो पेशेंट है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये होती है रोबोटिक टेले सर्जरी। अब ये पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है इस इक्विपमेंट को। तो ये है पोर्टेबल रोबोटिक टेले सर्जरी सिस्टम। इसे बनाया है, लॉन्च किया है एसएस इनोवेशन ने, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में आसान, और इसको नाम दिया गया मंत्रासन। सिस्टम को पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया, डेवलप किया गया है। इसका यूज दूर बैठा कोई भी सर्जन सर्जरी के लिए कहीं भी कर सकता है। तो बता चुका हूं मैं कि मंत्रासना का क्या काम है या मंत्रासन का क्या काम है ना। इंडिया का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेले सर्जरी सिस्टम, इंडिया का इवन वर्ल्ड का। 3D ग्लासेस लगे हुए हैं, मैग्नेटिक सेंसर है जिससे दूर से ही सर्जरी करना आसान हो जाता है। अब हम कंपनी के बारे में देखते हैं। एसएस इनोवेशन मेडिकल रोबोटिक्स कंपनी है, मेडिकल के क्षेत्र में यूज होने वाले रोबोट्स बनाती है। फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव है, हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिलता है। बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क, इसका जो पहला द्विवार्षिक सम्मेलन है, 2 साल में एक बार आयोजित की जाएगी। पहला द्विवार्षिक सम्मेलन केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया। 4 से लेकर 6 नवंबर तक केरल के कोच्चि में आयोजित हो चुका है। उद्देश्य देखने जाते हैं तो इंडिया और बिम्स्टेक की जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्री क्षेत्र से जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उनको बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क की द्विवार्षिक सम्मेलन को आयोजित किए जाने का। पहला कॉन्फ्रेंस है नवंबर में, अभी ये 4 से 6 नवंबर तक केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया। 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी जो शुरुआत है ना, वो बिमरेन इनिशिएटिव के तहत की गई है। अगर हम बिमरेन इनिशिएटिव की बात करते हैं तो ये 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, और इसका उद्देश्य वही है इंडिया और बिम्स्टेक के बीच में मरीन जो सेक्टर है या मरीन साइंस है ना, को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, मरीन सेक्टर में ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, ये बिमरेन इनिशिएटिव का उद्देश्य है। तो मरीन ट्रेड को बढ़ाना, रिसर्च करना साइंटिफिकली, ये उद्देश्य है। और इसी के तहत पहला बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई, जो कि द्विवार्षिक है केरल के कोच्चि में। ठीक है, बिम्स्टेक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों बिम्स्टेक की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक संगठन है। 7 साउथ एशियन कंट्री, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया की 7 कंट्री बिम्स्टेक की मेंबर कंट्री है। आपस में टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना बिम्स्टेक को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 में की गई थी। बिम्स्टेक की हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में। मेंबर 7 हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। चेयरमैनशिप बांग्लादेश के पास है क्योंकि 2026 में बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा 7th समिट का, 2026 में, नेक्स्ट ईयर। सेक्रेटरी जनरल इसका इंडिया है। फर्स्ट समिट बिम्स्टेक की 2004 में थाईलैंड के बैंकॉक में की गई थी। लास्ट समिट अभी अप्रैल में आयोजित की गई है बिम्स्टेक की, 6ठी समिट थी थाईलैंड के बैंकॉक में। और अब 7th समिट नेक्स्ट ईयर बांग्लादेश में आयोजित की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने वंदे मातरम गीत का 150वां ईयर सेलिब्रेशन लॉन्च किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए वंदे मातरम, है ना, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। इसको 150 साल पूरे हो गए हैं बने हुए। ऑलमोस्ट
1875 में इसको बनाया गया था, 1875 में, और इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आंसर है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखा है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 नवंबर को वंदे मातरम सॉन्ग का 150वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। देखिए, दो अवधारणाएं। अब यहां पर जो पीएम नरेंद्र मोदी है, इस सॉन्ग के साल भर चलने वाले सेलिब्रेशन की शुरुआत की, मतलब पूरे साल ये सेलिब्रेशन चलेगा क्योंकि 150 साल पूरे हुए हैं। एक है हमारे पास नेशनल एंथम जनगण मन, और एक है हमारे पास नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ठीक है, तो जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। 24 जनवरी 1950 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, उस दिन नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया गया था, है ना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं वंदे मातरम की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 में इसे लिखा, संस्कृत और बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया। ये 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में। पहली बार लिखा तो 1875 में गया, लेकिन पहली बार 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवेल आनंद मठ में यह पब्लिश हुआ। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस है, लिखा गया कब 1875 और यह प्रकाशित कब हुआ आनंद मठ में 1882 में। तो यह भी एक क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है कहां से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है ना, पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इसे गाया गया था। आगे चलकर कांग्रेस ने 1937 में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब इसकी 2 पंक्तियों को नेशनल सॉन्ग की तरह एडॉप्ट किया था। और क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ काफी विद्रोह था, बढ़ता जा रहा था, और ये एक प्रेरणा के रूप में वंदे मातरम का यूज किया जा रहा था, तो अंग्रेजों ने आगे चलकर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने आनंद मठ और इस सॉन्ग को बैन कर दिया था। 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमने बैन हटाया और फाइनली 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग के रूप में इसे एडॉप्ट किया। ठीक है, तो यह है पूरा इतिहास। 150 साल कंप्लीट हो गए हैं, लिखा गया 7 नवंबर 1875 में। अब यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल से आते हैं, बंगाल से संबंधित, बंगाल के बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट है। ठीक है ना, बंगाली लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं और बंगाली लिटरेचर में साहित्य सम्राट के नाम से पुकारे जाते हैं। डन, तो ये 8 नवंबर के हमारे करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। हम चलेंगे अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने। रोमारी डोंडुआ वेटलैंड, जिसको रामसर साइट में शामिल किए जाने की डिमांड की जा रही है, किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा असम राज्य में। यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है क्या? इंडिया को रैंक दी गई है 14। भारत में हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल इंडिया में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है 7 नवंबर को। कैंसर उपचार के लिए दुनिया की पहली ह्यूमनाइड कार टी थेरेपी किस देश ने विकसित की है? तो इसे विकसित किया है इंडिया ने। मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो यह दिया गया डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की किस संस्था की सबसे ऊंची 59th रैंक आई है? तो यह आई है आईआईटी दिल्ली की। उम्बगोट नदी जो सुर्खियों में बनी हुई है, किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कहां पर? मेघालय में। चर्चित पंचमोली देवल पाड़ा पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह भी महाराष्ट्र है। दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना? तो यह बना स्वीडन। ये हमारे हो गए कल के करंट अफेयर का रिवीजन हो गया हमारा। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। शक्सगम वैली किस क्षेत्र में या राज्य में स्थित है? तो यह है लद्दाख में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 2005 में की गई थी। एसोचेम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा वर्तमान में। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, 2025 का नोबेल पीस प्राइज किस देश की महिला को दिया गया?
देश पूछा है, ठीक है। यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बना, और पासनी पोर्ट किस देश में स्थित है। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।